बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा ज़ायद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जिस तरह से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जब भी उनके सर पर वज़न आने लगता है वो सारा वज़न एस्टेब्लिशमेंट के सर डाल देते हैं और ख़ुद पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का बयान जर्नलिस्ट मंसूर अली ख़ान साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने देकर एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। देखें, उन्होंने कहा कि अप्रैल 2019 में हमें ऑफ़र की गई कि हम आपको हुकूमत आपके सपुर्द कर देते हैं और मार्च 2021 तक जो है उस दूसरी ऑफ़र भी आ गई। अप्रैल 2019 में जो ऑफ़र आई उसमें हमें कहा गया कि अभी आप पंजाब ले लें, दिसंबर में आपको वफाक दे दिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान की आवाम तो भेड़ बकरियाँ। खैर, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसमें कुछ अहम तरीन फैक्ट्स हैं जो समझने की चीज़ें हैं और आम आदमी को मैं चाहता हूँ ये पता होनी चाहिए। बिल्कुल सादा अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अप्रैल 2019 में ऑफ़र की गई, इमरान ख़ान का पहला साल था हुकूमत का। मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक तरफ तो हुकूमत दे दी, दूसरी तरफ उनसे एक साल के अंदर ही अनसेटिस्फाइड हो चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, आवाम की तरफ बाद में आऊँगा। एक साल के अंदर ख़ान का नशा उतर गया और ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल के मैं जीटी रोड पर जा रहा था और उस वक़्त के DCISI जो कि मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, जनरल सैयद आसम मुनीर शाह साहब, उनकी कॉल आई और मैंने एक जनरल से मुलाकात की। लेकिन ये सवाल यहाँ पर यह भी जन्म लेता है कि सारी सूरत हाल का जनरल बाजवा साहब को कैसे इल्म नहीं है। जनरल बाजवा साहब तो कहते हैं कि हम ने फ़ैसला कर लिया कि हम सियासी मामलात से दूर रहेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये भी जन्म लेता है कि इस सारी सूरत हाल में जनरल बाजवा साहब कहाँ पर हैं, उनको इल्म क्यों नहीं है। आपके जनरल्स मीटिंग कर रहे हैं सियासतदानों के साथ। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैंने ऑफ़र कबूल नहीं की क्योंकि नवाज़ शरीफ व दीगर की जानिब से मुझे अलाउ नहीं था, इस वजह से हमने ऑफ़र कबूल नहीं की। तो पार्टी पॉलिसी है। उसके बाद वो कहते हैं कि जेल में मार्च 2021 में जब ये नैब के किसी केस में गिरफ़्तार थे गालिबन, तो जेल के अंदर इनको ऑफ़र की गई। पहला सवाल मैंने ये उठाया कि जनरल बाजवा ने कहते हैं कि हम सियासत से दूर रखेंगे, उनके जनरल्स ने सियासतदानों से मुलाकात की और बाजवा साहब को पता नहीं कैसे मुमकिन है। अब दूसरा सवाल इंतहाई अहम है, वो देखें कि जेल में एक मीडिया मालिक ने आकर मुझे कहा कि लो जी गल करो, कॉल आई है। तो मैंने बात की, मुझे दूसरी दफ़ा ऑफ़र की गई तो मैंने ऑफ़र कबूल नहीं की। मीडिया मालिक कौन है? मीडिया मालिक के दो नाम हैं, मोहसिन नकवी और मोहसिन बेग। ख्वाजा साहब इसको रिनाई कर सकते हैं, इस पर इत्फाक भी कर सकते हैं। बहरहाल वो बात की बातें मैंने नाम ले दिए हैं और ये मुझे एक तज़िया है मेरा, मैं ये समझता हूँ कि हो सकते हैं मोहसिन नकवी या मोहसिन बेग। और मोहसिन बेग से ज़्यादा मैं यहाँ पर जो समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का नाम है। मोहसिन नकवी 99% हो सकते हैं। अभी वो निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं और उन पर ख़ास अनायत की गई है और उनकी ये निगरान हुकूमत शायद मज़ीद तवालत का शिकार हो जाए। बहरहाल उन्होंने तब भी ऑफ़र कबूल नहीं की है। इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सियासतदान जब चाहें बयानियाँ भी बना लेते हैं और जब चाहें उनको इस्तेमाल भी कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बयानियों को। अब देखें, चेयरमैन PTI पहले एस्टेब्लिशमेंट के गीत गाते रहे, जनरल बाजवा को कौम का बाप बताते रहे, आर्मी के साथ मिलकर मुआहदे भी करते रहे, मुल्क सही चल रहा था, किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। जैसे ही हुकूमत से निकाला गया, वो भी वो साइफ़र कभी ले आते हैं, कभी क्या ले आते हैं। उसके बाद 9.5 मई भी हो गया और तारीख़ में पहली बार आम आदमी को हसास इदारों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब, जनरल ज़िया के साथ ताल्लुक़ात उनके ढके छुपे नहीं हैं। अब जब उनके सर पर बारी आई है तो उन्होंने भी जनरल बाजवा को बंदूक तान ली है। जनरल बाजवा सबसे ज़्यादा सियासतदानों के निशाने पर थे, या तो कमज़ोर आर्मी चीफ़ थे या फिर उनसे ये चीज़ें सारी मैनेज नहीं हो रही थी,
या सियासतदानों की को कुछ अपनी कमज़ोरियाँ दे गए थे। कुछ तो था कि जिस वजह से तमाम तर सियासतदानों के बंदूकों का रुख जनरल बाजवा की तरफ हो गया। नवाज़ शरीफ या फिर जनरल बाजवा डिक्टेटरशिप की ज़हनीत के मालिक थे, या फिर वो मार्शल लॉ लाना चाह रहे थे, या फिर एक्सटेंशन की बात तो उनकी होती रही है ना। नवाज़ शरीफ साहब उनके ख़िलाफ़ बोल के उनको एक्सटेंशन का वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि उनकी हुकूमत की जगह बनाई जाए। इमरान खान उनको एक्सटेंशन अच्छा मज़े की बात है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ख़ुद एतराफ़ कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा को कहा कि आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बशर्त ये कि हुकूमत ना गिराएं, हुकूमत ख़त्म ना करें। अपने इक़्तिदार की हवस में एक्सटेंशन देने तक को तैयार हो गए, और ये डूब मरने का मकाम है। मैं समझता हूँ ये कहाँ पे सियासतदान लेकर जा रहे हैं। सियासतदान जब झुकेगा एस्टेब्लिशमेंट के सामने, फिर एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, फिर आप क्यों जमहूरियत की बात करते हैं। एक्सेप्ट करें, ये नज़रिया समझने की ज़रूरत है। जब इन चीज़ों को आप नहीं समझते, इन तमाम चीज़ों को नोटिफाई नहीं करते, तो फिर वो फ़ज़ा जनरेट होती है जो साने नौ में हम सामने देख चुके हैं। फिर आम आदमी उसमें पिसता है। मैं इसलिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ कि आम आदमी को सारी गेम के अंदर कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद सियासतदान बिगी बिल्ली की तरह यहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे आ जाएं, दो और अहम तरीन चीज़ें हैं जो इसमें मैं लिंक करने तक आप तक पहुँचा रहा हूँ लिंक करके। इस सारी बहती गंगा में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी खूब इस्तेमाल किया। अब ये जान चुके थे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया तवील होता है, मजबूत होता है, आवाम के अंदर पॉपुलर होता है। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए दो राहें थी। एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट से वो फ़ायदा भी ले रही हैं तमाम सियासी जमातें, दूसरी तरफ उस बयानिए को भी कैश करना था। उस बहती गंगा में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हाथ धोने शुरू कर दिए। मौलाना फजल रहमान ने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी को गढ़ा। अब सारी सूरत हाल में ना तो एस्टेब्लिशमेंट का कसूर नज़र आता है, ना आम आदमी का नज़र आता है। नज़र आते हैं ये पुराने चेहरे, ये परी चेहरा लोग, ये जो सोने के ऊपर मुलम्मा चढ़ाए होते हैं ना, सोने का पानी चढ़ा के पीतल के ऊपर, उसे वो मुलम्मा कहते हैं। इन्होंने चेहरों पर पर्दे चढ़ाए हुए हैं सोने के। अंदर से ये पीतल है, अंदर से ये तांबा है, ये अंदर से लोहा है, ये अंदर से खालिस नहीं है। अगर आज भी अंदर से खालिस होते तो ये जो सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल रियासत के अंदर जनरेट हो चुकी है, ये कभी ना होती। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अच्छा, यहाँ पर आएँ, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान, आसफ़ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, जो लोग अपने पाँव पर खड़े ना हो सकें, रियासत को अपने पाँव पर खड़े कर सकते हैं, जो एक साथ बैठने की ज़हमत ना कर सकें, वो कब तक रियासत को जोड़ कर रख सकते हैं। ऐसे सियासतदान रियासतों के टुकड़े करने के लिए पैदा होते हैं, अवाम को जोड़ने के लिए, सूबों को जोड़ने के लिए कभी पैदा नहीं होते। आज भी हमारे सूबे पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान, सिंध के अंदर अलग अलग बगावतें हैं। इसको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप तस्लीम नहीं करते तो आप हकीकत से बहुत दूर हैं। बलूचिस्तान के बासियों को शिकायत है कि हमारा जो वसाइल हैं वो निकाल के ले जाते हैं, हमें उसके बदले कोई भी इस तरह की मराहत नहीं दी गई हैं जो पंजाबियों को हासिल हैं। सिंधी कहते हैं कि पंजाबी सबसे ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। मसला ये है कि सियासतदानों ने सिर्फ़ अपने अपने घरों को सजाया है। जो गुजरात से ताल्लुक़ रखता था उसने गुजरात को पेरिस बना दिया, जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने लाहौर को पेरिस बना दिया, जो इसी तरह से सिंध के लाड़काना से ताल्लुक़ रखते थे लाड़काना को उन्होंने पेरिस बनाने की कोशिश की। जब सियासतदान अपनी ज़ातियात से निकल कर तमाम पाकिस्तानियों का नहीं सोचेंगे और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर सच्चे हैं, खरे हैं, मुखलिस हैं तो अपनी सीट के साथ हैं, अपनी रियासत के साथ कभी नहीं हो सकते। इस बयानिए को समझ लें। इलेक्शन आने से पहले पहले माजी को, तारीख़ को पढ़ें, अपने पिछले जो दौर हैं, पिछले वोटों का जो आपका इस्तेहसाल आपके साथ किया गया उसको समझें। जब आप माजी के
झरोकों में ख़ुद को देखेंगे, झांकेंगे माजी की यादों के अंदर, तो आपके सामने सच खड़ा होगा और सच को तस्लीम करते हुए आप आने वाले वोट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह निगहबान।